हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसी सीरीज की जिसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 2019 से लेकर 2024 तक के प्रश्नों को। तो ये मान के चलिए लगभग आपको 150 क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो अगर आप इसके पहले मैथ की वजह से फेल हो जा रहे थे ना, तो इस बार गारंटी है फेल नहीं होंगे। अगर फेल होने की वजह मैथ थी तो मैथ की वजह से कभी भी फेल नहीं होंगे, इस बात की गारंटी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लेकिन उससे पहले दो काम आपको करना है। एक तो वीडियो को कंप्लीट देखना है, दूसरा आप अपने साथ पेन और नोटबुक जरूर लेके बैठिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसको नोट करना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया महत्तम समापवर्तक, लेकिन इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे और बन सकते हैं उनको भी बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लिखा हुआ है यदि x बराबर इतना है, यानी x का मान दिया गया है, y का मान दिया गया है और z का मान दिया गया है। तो आपसे पूछा है तो x, y और z का महत्तम समापवर्तक है, यानी मासा का मान कौन सा है, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला कि ये वाला, चारों में से एक ऑप्शन सही। कौन सा सही है, क्या निकालना है, मासा। मासा हमें निकालना है। मासा को इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे निकाला जाता है, बहुत ही आसान है। देखो, जो चीज सब में होती है उसी चीज को नोट करना है, जो चीज सब में होती है उसी चीज को नोट करना है। यहां 3 लाइन है, 1 2 3, तो जो चीज तीनों में रहेगी उसी चीज को नोट करना है। जैसे 2 यहां है, 2 यहां है, 2 यहां है, उसको नोट कर लो। कितनी बार रहेगा यानी कितनी घात रहेगी वो अभी बाद में देख लेंगे, पहले उस नंबर को नोट कर लो जो सब में आया है। ठीक है, जैसे 3 सब में आया है, 5 सब में आया है, 7 सब में आया है। ठीक है, तो हमें 3 भी नोट करना पड़ेगा, 5 भी नोट करना पड़ेगा और 7 भी नोट करना पड़ेगा। अगर ऐसा हो जाता कि यहां इसके साथ में लिखा होता 11 की घात 2, तो ये 11 जो है सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसलिए जो सब में होता है उसको नोट करते हैं ना, तो इसको नहीं नोट करेंगे। बहुत अच्छी बात है, यहां तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बात आती है घात कितनी लगाएं, तो याद रखिएगा मासा में छोटी घात लगती है, मासा में छोटी घात, जो सबसे कम पावर रहेगी उसी को लगाएंगे। तो 2 की सबसे कम पावर किसमें है, देखो यहां 3 घात है या 2 घात है, यहां 4, सबसे कम किसमें 2 है ना, तो 2 लगा दीजिए। 3 का देखिए, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है। घात देखिए, घात यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है, इसका मतलब सबसे कम घात किसमें है, इसमें है ना, तो 2 घात लगा दीजिए। 5 में देखिए, यहां 2 है, 4 है, 3 है, सबसे कम इसमें है, तो 2 लगा दीजिए। 7 में देखते हैं, यहां 3 है, यहां 5 है, सबसे कम किसमें है, 3 वाली ना, तो 3 लगा दीजिए। यही आपका आंसर हो गया। लेकिन आंसर मैच नहीं कर रहा है, आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो क्या करें, तो यहां पर देखो क्या चीज नोट किया गया है अलग से, 7, तो 7 को छोड़ दो, बाकी सबको मिलाना है। बहुत ही आसान है, यहां घातांक का रूल लगाइए। देखो 2 की घात 2 है, 3 की घात 2 है, 5 की घात 2 है। अगर कभी भी a की घात कुछ भी रहे, सपोज कर लो m है और साथ में गुणे में b की घात m है, तो हम इस m को कॉमन ले सकते हैं, कॉमन यानी बाहर बैठा सकते हैं। तो अगर बाहर बैठा दें ऐसे, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, a गुणे b। इसी चीज को ऐसे लिखना है। देखो ये तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ऐसा करो, इसको बाहर कर दो। यहां कितना बचा 2, यहां कितना बचा 3, यहां कितना बचा 5, और गुणे में 7 की घात 3। इसको और सॉल्व करो, 2 तिहाई 6, 6 पंजे 30, 2 तिहाई 6, 6 पंजे 30, यानी 30 की घात 2 और गुणे 7 की घात 3। यही आपका फाइनल आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन ए। ठीक है, अब इसमें क्या क्या और पूछा जा सकता है। सबसे पहली चीज ये याद रखिएगा, मासा का एक नेम और पूछा जा सकता है आपसे कहेगा कि उभयनिष्ठ गुणनखंड बताइए, उभयनिष्ठ गुणनखंड, तब भी आपको मासा ही निकालना है। ठीक, इसमें लासा भी पूछा जा सकता है, लघुत्तम समापवर्त, जिसको हम लोग LCM बोलते हैं। LCM भी सेम ऐसे ही निकलेगा, सेम ऐसे ही, बट यहां पर जो पावर छोटी है यहां पर पावर बड़ी निकालेंगे। ठीक है, जैसे देखो सबसे पहले जो सब में है उसको नोट कर दो, जो सब में है उसको नोट कर दो। जैसे देखो 2 सब में है, नोट कर लो, 3 भी सब में है, 5 भी सब में है, 7 भी सब में है। लेकिन यहां पर अगर
यहां पर 11 की घात 2 होती तो जो बाकी जो बचते हैं, जो लोग बच जाते हैं, उनको भी यहां नोट करना जरूरी है। लासा का मतलब होता है सबको चिपका करके, सबको साथ में लेकर के चलना है, कोई चीज छूटे ना, ठीक है, कोई चीज छूटना नहीं चाहिए। देखो अगर ये 11 होता तो मासा में नहीं लिखा जाता, लेकिन लासा में लिखा जाता है। लासा सबको इकट्ठा करके चलता है, सबको साथ में लेके चलता है, किसी को छोड़ता नहीं है। तो अगर ये होता तो हम यहां लिखते 11, ठीक है। चलो खैर है नहीं तो मान लो कि नहीं है, तो ऐसे ही करना है तब, ठीक। अब 2 की घात कितनी लिखें? 2 लिखें कि 3 लिखें कि 4 लिखें कि 5 लिखें, कितनी लिखें? बहुत ही आसान है, जो सबसे बड़ी घात है उसी को लिखना है, जो सबसे बड़ी घात। जैसे 3 है, 2 है, 4 है, तो सबसे बड़ी 4 है। 3 में सबसे बड़ी कौन सी है? 4 है। 5 में सबसे बड़ी कौन सी है? 4 है। और 7 में सबसे बड़ी कौन सी है? 5 है। यही आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो आपसे लासा पूछ सकता है या तो मासा पूछ सकता है। लासा में सबको उतारेंगे और जो सबसे बड़ी पावर रहेगी उतना लगाएंगे। मासा में जो कॉमन रहेगा उसको नोट करेंगे, जो सबसे छोटी घात रहेगी उतना लगाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 52,272 बराबर p की घात 2 है, गुणे में q की घात 3 है, गुणे में r की घात 4 है, जहां p, q और r अभाज्य संख्याएं हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो सिर्फ एक से कटे और खुद से कटे, एक से कटे और खुद से कटे, उसी संख्या को कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे हमारे पास 5 है, जो एक से कटता है, खुद का मतलब उसी से कटे, ठीक है, एक से कटेगा और 5 से कटेगा। बाकी क्या कोई ऐसी संख्या है जो 5 को काट दे? नहीं ना। तो जो ऐसी संख्या है जो 1 से कटे और इटसेल्फ यानी खुद से कटे, उसको ही बोलते हैं अभाज्य संख्या। यानी उसको दूसरी लैंग्वेज में आप ये समझ सकते हो, जिसके पास सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, ठीक है, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये सब अभाज्य संख्या है। तो कह रहा है कि तो 2p प्लस q माइनस r का मान है। अरे भैया पहले p, q, r का मान तो पता चले तब तो यहां पटकेंगे। तो बहुत ही आसान है, ये लिखा हुआ है 52,272, इसके टुकड़े किए गए हैं यानी गुणनखंड किया गया। तो अब भी गुणनखंड कर लो, बहुत ही आसान है। अच्छा गुणनखंड करना तो आता होगा ना, बहुत ही आसान होता है। अगर आपको नहीं आता है तो पहली बार हम बता दे रहे हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए 36 का गुणनखंड करो, तो देखो 2 से भाग देंगे, 2 का पहाड़ा 3 में कितनी बार पढ़ें कि 3 आ जाए। अगर 3 नहीं आ रहा है तो 3 से कम आए। 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 2 एक कम 2 है ना, 1 बच गया। अरे भैया 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 2 आता है ना, और ये है 3, इसका मतलब 1 रुपया बच गया, वो इसमें आ गया, 16 हो गया। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो, 16 आ जाए तो 8 बार। इस तरीके से हम करते हैं। और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो ऐसे समझ लो भैया, ये लो 2 का पहाड़ा एक बार आप ऐसे ले जाते थे, करते थे ना। तो जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं वही चीज यहां नीचे लिखा जाता है, यहां ऊपर लिखा जाता है, यहां नीचे लिखा जाता है। देखो हमने वही चीज लिखा है। और ये हासिल बचा है, ये हासिल बचा है, ये अपने दिमाग में बैठाना पड़ता है कि 2 का पहाड़ा हमने 3 में पढ़ा, एक बार 2 एक कम 2 आया, 1 बचा, वो दिमाग में रखे रहो। यहां ले जाओ, 16 हो गया, देखो 16 हो गया। कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे? 8 बार, ठीक है। वैसे इतना सबको आता है, सबको आता है, ठीक है। ये सब बकवास है, ये सब सबको आता है ना। चलो अगर नहीं आता तो सीख जाइए। चलो देखो यहां पर सबसे पहले 2 से काटो, क्यों? क्योंकि भैया ये सम संख्या है। जब तक लास्ट में 0 2 4 6 8 रहे, 0 2 4 6 8, अगर लास्ट में इतना आ रहा है तो 2 से कटती रहेगी हमेशा। चलो काटते हैं। 2 बार, 2 छक 12, 1 2 3 6, 2 छक 12, सही काटा है भैया। 2 का पहाड़ा 5 में 2 बार, 1 हासिल, 2 छक 12, यहां से 1 बार, 7 में 3 बार, 1 हासिल, 2 छक 12, लास्ट में 6 आ गया, अभी भी 2 से कटेगा। चलो देखो यहां पर 2 3 6, यहां तक पूरा खत्म। एक में पहाड़ा नहीं जा रहा है। जब कोई भी चीज यहां पहाड़ा नहीं जाती थी तो हम ऊपर 0 बढ़ाते थे, उसके बाद 1 अंक हमें और मिलता था। सेम वही काम, जब 2 का पहाड़ा 1 में नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा लो। अब 1 के साथ 3 भी मिल गया तो 13 हो गया, 2 छक 12 हो गया, हासिल 1, 2 अट्ठे 16, लास्ट में 8 है। जब भी लास्ट में सम संख्या रहेगी तो 2 से कटता रहेगा, काटते रहिए। 2 छक 12, 2 पंजे 10, 2 तिहाई 6, सही है।
चलो भैया फिर 2 से काट दो, थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि वही चीज क्या रिपीट करें। अब देखो लास्ट में विषम संख्या आ गई, अब 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा तो चेक करो 3 से कट रहा है कि नहीं। 3 की चेकिंग बहुत ही आसान है, सभी अंकों का योगफल, सभी अंकों का योगफल मतलब सभी अंक को आपस में जोड़ो, जोड़ो भैया। 3 2 5, 5 6 11, 11 7 18। अगर अंकों का योगफल 3 से कट रहा है तो समझ जाइएगा पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। जैसे 3 2 5 6 11 7 18, 18 3 से कट रहा है ना, तो इसका मतलब ये भी कट जाएगी। काटते हैं एक बार, हासिल उसिल कुछ नहीं है, ये 2 बचा। सर जी 2 में 2 पहाड़ा ही नहीं जाएगा, जब 2 में पहाड़ा नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाओ, 26 हो गया, 3 8 24, हासिल 2 बचा 27। बहुत अच्छे, फिर 3 से कट जाएगा, देखो 8 1 9 9 9 18, 3 से कट रहा है ना, इसका मतलब ये भी कट जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 छक 18, 3 त्रिका 9। बहुत अच्छे, 3 से फिर कट जाएगा 1 2 1। अब किससे काटे, 121। अगर आपको पता है 11 का वर्ग है तो 11 से कट जाएगा, बस सही है। अब कुछ लोग कहेंगे लाओ सर जी इसको भी काट दें 11 से, नहीं भैया क्यों नहीं काटेंगे, काटोगे कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझना है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। क्यों, क्योंकि बोला है अभाज्य संख्या और एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, इसलिए गलत है। अगर आप कहीं ऐसे दे रहे हो, किसी को बता रहे हो तो गलत बता रहे हो, ऐसे ही होना चाहिए। अब देखो आराम से 52,272 को 2 कितनी बार आया है, आराम से देखो 2 कितनी बार आया है, 4 बार, तो 2 की घात 4 लगाइए। 3 कितनी बार आया है, 3 बार। 11 कितनी बार आया है, 2 बार। सही है, इसको हम इतना लिख दिए। अब वो चीज लाके यहां तुलना करिए, p की घात 2 है, q की घात 3 है, r की घात 4 है। यहां पर कुछ लोग जल्दबाजी में ये कर देंगे सर जी जो पहले आया है वो p है, जो उसके बाद आया है वो q है, जो उसके बाद आया है वो r है। यहां पर आप गलत कर दोगे। देखो जिसकी घात 2 है, जिसकी घात 2 है वो है p, जिसकी घात 2 है वो है p। 2 घात किसके पास है, इसके पास है, इसका मतलब ये है p। तो p का मान कितना आया, 11। सही है, p का मान आया है 11। अब जिसकी घात 3 है वो है q, q का मान कितना है, 3। और जिसकी घात 4 है वो है r, इसका मतलब 2। यहां पर वो गलती मत करिएगा कि पहले जो आया है उसको ऐसे लिख दें, नहीं भैया गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसका मान तो पता चल गया, किसका मान आपसे पूछा गया है, अरे भैया इसका मान 2p प्लस q माइनस r, उठा के पढ़ को आंसर आ जाएगा। देखो 2 गुणे p का मान है 11 प्लस q का मान है 3 माइनस r का मान है 2, ये कितना हो गया 22, 22 3 कितना हो गया 25, 25 में से 2 निकाल दो भैया 23। उत्तर कहां है, ढूंढो जल्दी से, तीसरा वाला। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि 7 अंकों वाली संख्या, ये देखो 7 अंकों की एक संख्या है, 72 से विभाज्य है, यानी 72 से पूरी कंप्लीट कट जा रही है, तो कह रहा है कि 2x प्लस y का मान है। हमारी जो संख्या दी गई है 1 3 4 x 5 8 y, यहां x के प्लेस पर कोई अंक रहा होगा जो 0 से लेकर 9 तक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। y के प्लेस पर 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें पता नहीं कि x का मान कितना है, y का मान कितना है। अगर x y का मान आपको नहीं पता है तो यहां पर कैसे आप रख पाएंगे, और अगर नहीं रख पाएंगे तो यहां से कैसे मान आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ पहला काम हमें ये है कि x और y का मान निकालना। तो x y का मान कैसे निकलेगा, वो इसकी हेल्प से। ये कह रहा है कि 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है, इसका मतलब 72 से पूरा कट जा रहा है। ठीक है, अब इस 72 के 2 ऐसे टुकड़े बनाओ, 72 के 2 ऐसे टुकड़े बनाओ जो सह अभाज्य हो। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है, सह अभाज्य मतलब 2 ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या से ना कटे, 2 ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या से ना कटे। जैसे हमारे पास 8 और 9 है, ये कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों संख्या को काट दे। कोई कहेगा सर जी लाओ 1 से काट दें, 1 से काटना नहीं है, 1 को छोड़ करके कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को काट सके, नहीं, इसका मतलब ये सह अभाज्य संख्या है। कोई कहेगा सर जी 2 से तो कट रही है, भैया जी 2 से कट रही है, ये कट रही है, लेकिन ये तो नहीं कट रही है ना, इसका मतलब ये सह अभाज्य है, दोनों कटनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई कहेगा लाओ सर जी 3 से देखें, 3 से ये कट रही है,
ये तो नहीं कट रही है ना, दोनों नहीं कट रही है ना। जब दोनों नहीं कटेंगी तो उनको बोलेंगे सह संख्या। अब 72 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो सह अभाज्य हैं। आप ऐसे कर सकते हो, एक तरीका ये है, 72 को उठाओ ले चलो, एक टुकड़ा 2 है, एक टुकड़ा 36 है। सर जी 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, इसका मतलब आगे गाड़ी बढ़ाओ। ठीक है, 18 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 18 है। सर जी 2 से दोनों कट रहा है, इसका मतलब गाड़ी आगे बढ़ाओ। ये 8 है, ये 8 है, ये 9 है, 8 9 72 होता है। क्या कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को काटते? नहीं ना, इसका मतलब यही वो टुकड़ा है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। कुछ ऐसे पर्टिकुलर हैं जैसे 72 है, 56 है, 90 है, इन सब का पूछा जाता है, तो उसका याद कर लो ना, 8 गुणे 9 72, या याद नहीं हो रहा तो ऐसे निकाल लो। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। अब देखो ये संख्या जो है, ये संख्या जो है 72 से कट रही है, इसका मतलब 100% 8 से भी कट रही होगी, 9 से भी कट रही होगी। जो संख्या 8 और 9 दोनों से कटेगी, जो संख्या 8 और 9 दोनों से कटेगी, वही संख्या 72 से कटेगी। सही है, तो ये क्वेश्चन खुद ही कह रहा है 72 से कट रही है, इसका मतलब 8 से भी कट रही होगी, 9 से भी कट रही होगी। सही है, अब देखो गाड़ी आगे बढ़ती है। सबसे पहले x और y का मान निकालना है, तो भैया जी पहले निकलेगा ये वाला, ये वाला पहले, ये वाला निकलेगा, लास्ट वाला पहले निकलता है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। देखो ये संख्या जो है 8 से कट रही है, 8 से कट रही है, इसका मतलब 8 की चेकिंग में आपको बताया जाता है कि जो लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कट जाते हैं तो पूरी संख्या जो है वो 8 से कट जा रही है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से कट रही है, तो लास्ट के 3 अंक भी 8 से कट रहे होंगे। लास्ट के 3 अंक कितने हैं? 5 8 y। ये पूरी संख्या 8 से कट रही है। थोड़ा चेक करते हैं, 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 8 सते 56, 8 सते 56, 2 हासिल आया। अब 2 के साथ में यहां क्या लिखा जाए? यहां 0 से लेकर 9 तक ही लिखा जा सकता है भैया, 0 से लेकर 9 तक। हम आपको समझाते हैं, हमारे पास 2 हासिल है, अगर हम यहां 0 लिखते हैं तो 20 हो जाएगा, और अगर 1 लिखते हैं तो 21 हो जाएगा, 2 लिखते हैं तो 22 हो जाएगा, 3 लिखते हैं तो 23 हो जाएगा, 4 लिखते हैं तो 24 हो जाएगा, 5 लिखते हैं तो 25 हो जाएगा। अब आप सोच के देखिए कि यहां पर क्या लिख दें, y के प्लेस पर क्या रख दिया जाए कि जो बचे वो 8 से कट जाए। तो 20 कट जाएगा? नहीं, 21 22 23 24 कट जाएगा। इसका मतलब अगर y के प्लेस पर 4 रख दिया जाए तो ये बन जाएगा 24, 8 त्रिक 24। इसका मतलब ये हुआ कि y का आंसर आ गया 4। सही है, y के प्लेस पर 4 आपको रखना है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि लाओ 4 के बाद 5 रख के देखे, 6 रख के देखे, 7 रख के देखे, 8 रख के, होगा ही नहीं। आप रख के देख लो, 4 के अलावा कोई भी अंक यहां पर फिट नहीं बैठेगा। तो अब ये संख्या हमारी कितनी हो गई? 1 3 4 x, ये संख्या इतनी होगी। अभी तक हमने चेक कर लिया 8 का, अब 9 का चेक करते हैं। ये संख्या 9 से भी कट रही है, 9 से कट रही है, इसका मतलब इसके अंकों का योगफल 9 से कट रहा होगा। अंकों का योगफल 9 से कट रहा है, तो भैया चेक करो अंकों का योगफल कितना है। एक तरीका यह है कि सबको जोड़ लो, 8 4 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 3 24, 24 1 25। 25 में ये नन्ना मुन्ना सा भी जोड़ा नहीं गया है, 0 से लेकर 9 तक हो सकता है। आप छोटे से छोटा जोड़ो, आपके पास कितना है? 25। अगर 25 में 0 जोड़ा जाएगा तो 25 नहीं कट रहा है भैया। अगर 25 में 1 जोड़ा जाएगा तो 26 नहीं कट रहा है भैया। यानी अगर x के प्लेस पर 1 रखते हैं तो 26 होता है, नहीं कटेगा। और x के प्लेस पर अगर 2 रखो तो पहले से 25 आया है, 25 तो कितना हो गया? 27। x का मान अगर 2 रख दिया जाए तो पूरा योगफल 27 आ रहा है, जो कि 9 से कट जा रहा है। इसका मतलब x के प्लेस पर हमें 2 रखना पड़ेगा। सही है, इस तरीके से आप कंफर्म करोगे। पहले जो संख्या दी गई है उसके 2 टुकड़े बनाओगे जो सह अभाज्य हो, उसके बाद एक एक का चेक करोगे। पहले किनारे वाले निकालने की कोशिश करिएगा, तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी, नहीं चलेगी नहीं गाड़ी आगे। ठीक है, तो y का मान 4 आया है, x का मान 2 आया। जिसका मान आपको चाहिए रख लो, 2x + y, 2 गुणे यहां से 2, y का मान कितना आया? 4, तो ये भी 4, ये भी 4, कुल मिला के 8। कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा वाला।
अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बहुत ही आसान है, 2 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन पहले पूरा सोल्यूशन बताएंगे उसके बाद ट्रिक। देखो लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा पाइथागोरस त्रिक नहीं है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? सबसे पहले अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है यानी समकोण त्रिभुज है, तो इसमें इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं आधार। तो पाइथागोरस ने एक फार्मूला दिया था, कर्ण का वर्ग यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ऐसी तीन भुजा जिसमें सबसे बड़ी वाली का वर्ग बराबर होगा बाकी दोनों भुजाओं की वर्ग के योगफल के, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। तो ये तीनों नंबर क्या यहां पर सेट होते हैं कि नहीं होते हैं? वैसे हमसे पूछा गया नहीं, ठीक है, तो हम चेक करते हैं। देखो इसमें कर्ण कौन होगा? जो सबसे बड़ा रहेगा, जो सबसे बड़ा रहेगा वही कर्ण है, तो ये है कर्ण, ठीक है, यानी 25 का वर्ग। बाकी ये दोनों चाहे जो लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, यहां 7 24, तो यहां 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग। क्या ये दोनों तरफ बराबर है कि नहीं है? बहुत ही आसान है। 25 का वर्ग 625 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 24 का 576 होता है। इन दोनों को ऐड करिएगा 625 आएगा, इधर भी 625, इधर भी 625। इसका मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, वो पूछा नहीं, ठीक है। अभी हम चेक कर रहे हैं, पहले ये है, सही है, समझ में आ रहा है। दूसरा वाला चेक करते हैं, दूसरा वाला 8 15 17, एक तरफ 17 का वर्ग रहेगा, 17 का वर्ग, और इधर 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, दोनों का मान बराबर आना चाहिए। ये बेसिक मेथड है, ऐसे ही करिएगा, ऐसे ही एग्जाम में करिएगा, बहुत टाइम रहता है भैया, ऐसे ही करिएगा। 17 का कितना होता है? 289, 15 का 225, 8 का 64, दोनों को ऐड करिए, 289 हो गया, इधर भी 289, सही है। इसका मतलब ये और ये दोनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। इस वाले में चेक करते हैं, 63 का वर्ग, 60 का वर्ग प्लस 11 का वर्ग। सबसे बड़ा इधर होना चाहिए अकेला, और बाकी दोनों जो नन्हे मुन्ने हैं उधर रहे, ठीक है। 63 का वर्ग कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है तो आप ऐसे करिए, 63 गुणे 63। एक तरीका ये है, ऊपर नीचे लिख करके करिए, है ना। दूसरा तरीका सुनिए, सबसे पहले इसका वर्ग लिख दीजिए, 3 का वर्ग 9 होता है। अगर हासिल है तो अच्छी बात है, साइड में लिखिएगा, नहीं है तो डायरेक्ट पटक दीजिए। 3 का वर्ग 9, हासिल कुछ भी नहीं। इन दोनों को आपस में गुणा करिए, 3 6 18, इन दोनों को आपस में गुणा करना है, 3 6 18, जितना आया उसका डबल कर दीजिए, जितना आया उसका डबल। 3 6 18, 18 दूना 36, 36 के 3, हासिल 3, सही है। सबसे पहले इसका वर्ग हासिल आए तो साइड में, उसके बाद दोनों को आपस में गुणा करिए, उसका डबल करिए, हासिल जोड़ करके यहां लिख दीजिए, फिर हासिल साइड में लिख दीजिए। अब इसका वर्ग 6 का 36, 36 3 39, इसका आंसर इतना ही आएगा। चाहे जिस पर आप चेक कर सकते हैं, हम एक बार ओरल फिर से बता दे रहे हैं। सबसे पहले इकाई का वर्ग लिख दीजिए और हासिल साइड में लिखिए, ठीक। इकाई और दहाई का गुणा कर दीजिए, जितना आए डबल कर दीजिए, हासिल जोड़ दीजिए, पटक दीजिए, फिर जितना हासिल आया साइड में लिख दीजिए। दहाई का वर्ग करिए, हासिल जोड़िए, पटकिए, उत्तर लीजिए, सही है। चलो 63 का कितना आया? 39 69, 0, अगर एक 0 है उसका स्क्वायर करोगे डबल हो जाएगा, 2 है तो 4, 4 है तो 8, 8 है तो 16, और 1 है तो 2 0, सही है। 6 का वर्ग कितना होता है भैया? 6 का 36 होता है सर जी। 11 का 121, क्या ये दोनों जोड़ने पर इतना बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। कैसे हमें पता चल गया? हमने तो इकाई का अंक देखा है, यहां इकाई का अंक 9 है और यहां 0 और 1 जोड़ करके 1 बनाएंगे, है ना। इसका मतलब ये दोनों का योगफल इसके योगफल के बराबर नहीं है, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो वो पूछा नहीं है, इसका मतलब यही सही है, सही है। अब कोई कहेगा सर जी इसका भी देखिए, चेक करिए सही आ रहा है। भैया जी आपके लिए काम है, चेक कर लीजिए सही होगा। ये था पूरा मेथड, ऐसे ही करिएगा, हम आपको सलाह देते हैं। दूसरी चेकिंग ट्रिक वाली बहुत ही आसान है, ध्यान से सुनो। इसमें सबसे पहले सबसे छोटे वाले को पकड़ते हैं, छोटा नन्हा मुन्ना। अगर नन्हा मुन्ना एक विषम संख्या है,
अगर नन्हा मुन्ना एक विषम संख्या है तो बाकी दोनों बची संख्याओं का अंतर 1 रहेगा। फिर से सुनो, सबसे पहले हम सबसे छोटा वाला पकड़ते हैं, सबसे छोटा वाला उसको देखते हैं, या तो वो सम संख्या रहेगा या तो विषम संख्या रहेगा। अगर वो विषम संख्या है तो उसके अलावा जो बाकी दोनों बच गए, बाकी दोनों जो बच गए उनका अंतर 1 होना चाहिए। अंतर कितना होना चाहिए? 1। सही है। और अगर वो सम संख्या है तो उनका अंतर, बाकी दोनों का अंतर 2 होना चाहिए। सही है। अब चलो चेक करते हैं। देखो भैया, सबसे छोटा विषम अंतर 1 का, इसका मतलब ये जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। सही है। इसमें देखो क्या है, सम संख्या है, सम संख्या अंतर कितने का होना चाहिए? 2 का, बाकी दोनों का अंतर 2 है, इसका मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अरे भैया ये बनाने का नियम है, ऐसा ही बनता है। ठीक है। इसमें देखो क्या है, ये सम संख्या, अरे भैया विषम है, विषम है तो अंतर कितने का होना चाहिए? 1 का। अंतर कितने का ला रहे हैं? 3 का, इसका मतलब ये गलत है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो हमसे पूछा था नहीं है, तो इसका मतलब हमारे लिए सही हो जाएगा। अब कोई कहेगा सर जी ये तो आपने चेक नहीं किया, कैसे कह दिया कि ये है? तो भैया देख लो, ये क्या है? सबसे छोटवार वाली संख्या क्या है? विषम। विषम है तो बाकी दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 1 का होना चाहिए। 1 का अंतर है ना, इसका मतलब ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है। लेकिन हम आपको सलाह देंगे कि आप ऐसे करिए, फायदे में रहेंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है उस कोण का माप जिसके संपूरक का माप कोण के पूरक के माप के 4 गुना के बराबर है निम्न है। पहली बात तो 2-3 बार आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, तब जाके क्वेश्चन हजम होगा कुछ। ठीक है। उसके बाद तो आंसर आएगा। पहले देखो 2 चीजें इसमें बोल रहा है, एक संपूरक एक पूरक। संपूरक क्या होता है? संपूरक, और एक होता है पूरक। संपूरक का मतलब 2 ऐसे कोण जिनका योगफल 180 अंश हो। 2 ऐसे कोण का मान जिनका योगफल 180 अंश हो तो वो दोनों एक दूसरे के संपूरक बोले जाते हैं। जैसे अगर यहां 120 है तो यहां 60 रहेगा, तो 60 का संपूरक 120 है और 120 का संपूरक 60 है। सही है। जैसे दिन का उल्टा रात, रात का उल्टा दिन। पूरक क्या होता है? 2 ऐसे गधे जिनका योगफल 90 अंश हो तो वो दोनों एक दूसरे के पूरक बोले जाते हैं। जैसे अगर यहां 60 है तो यहां 30 रहेगा, तभी तो दोनों का योगफल 90 रहेगा। तो 60 का पूरक 30 है और 30 का पूरक 60 है। समझ में आ गया? उस कोण का माप, यानी कोण का माप हमें निकालना है। सपोज कर लो हमारा वो कोण है x, जिसके संपूरक का माप, इसके संपूरक, अच्छा भैया ये हमारा कोण है, इसमें कुछ जोड़ा गया है, जोड़ने पर 180 आ रहा है, तभी तो संपूरक नाम बोला गया है। सही है। इसका संपूरक यही है, यही है, तो इसका आंसर कैसे निकलेगा? 180 माइनस x। सही है। यानी x का संपूरक इतना है भैया। सही है। समझ में आ रहा है? अच्छा, कोण के पूरक, अच्छा इसी कोण का पूरक, ये हमारा कोण है, इसमें कुछ जोड़ा गया, उत्तर आया 90, तो इसका मान कितना होगा? 90 माइनस एक्स। यानी x का पूरक 90 माइनस एक्स है और इस x का संपूरक 180 माइनस एक्स है। सही है। यहां तक समझ में आ गया? ये संपूरक है, ये पूरक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस कोण का माप जिसके संपूरक का माप, संपूरक का माप कितना है? 180 माइनस एक्स। कोण के पूरक के माप के, कोण के पूरक, पूरक कौन सा है? 90 माइनस एक्स। इसके बारे में बात हो रही है, इसके बारे में आगे बोला है कोण के पूरक के माप के 4 गुना, यानी इसके 4 गुना के बराबर है। गुना का मतलब होता है गुणा करना, जितना गुना उतने से गुणा। सही है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। 180 माइनस एक्स, 4 का इसमें तो 360 माइनस 4x, इस 4x को उठा के फेंक दो इधर, इस 180 को उधर कर दो तो 4x प्लस में आ जाएगा, ये पहले से बैठा हुआ है, 360 पहले से है, ये उधर गया माइनस में 180, इसका मतलब 3x बराबर 180। अरे भैया घटाओ तो 180 आएगा ना, तो x बराबर
180 बटे में 3, 3 एकम 3, 3 छक 18, 0 नोट कर दो तो उत्तर आ गया 60 अंश। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ अपनी लैंग्वेज में बजाए हुए है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, लिखा हुआ है यदि किसी त्रिभुज के कोणों का माप डिग्री में x, 3x + 20 तथा 6x है तो त्रिभुज अवश्य होगा। अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज। सबसे पहले नोट करो, जो कॉपी आपने रखा है, त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं भैया, त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, 2 आधार पर। सबसे पहले या तो आप साइड बेस लिख सकते हैं, साइड बेस यानी भुजा के आधार पर भैया, भुजा के आधार पर, और यहां एंगल बेस कोण के आधार पर। इसका मतलब यह हुआ किसी भी त्रिभुज का नाम हम उसकी भुजा देकर के बता सकते हैं, और यहां किसी भी त्रिभुज का नाम उसके कोण देकर के बताएंगे। इसमें भी 3 टाइप के, इसमें भी 3 टाइप के। सबसे पहले इसमें देखो, हिंदी वाला लिख दे रहे हैं, इंग्लिश वाला बोल दे रहे हैं। इसमें होता है सबसे पहले समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर, जैसे ये अगर तीनों भुजाएं बराबर तो उसको बोलते हैं समबाहु। अगर दो भुजा बराबर, अगर दो भुजा बराबर, जैसे सपोज करते हैं कुछ इस तरीके का फिगर है, ये और ये बराबर है, एक नहीं बराबर है। ठीक है, कोई भी दो भुजा अगर बराबर है, एक नहीं बराबर है, तो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और अगर कोई बराबर ना हो तो विषमबाहु त्रिभुज। कोई भी बराबर ना हो, लो भैया। ठीक है, तो अगर हम साइड देख के बताना चाहें, अगर तीनों बराबर हैं तो उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज, और अगर दो बराबर हैं तो आइसोसेलेस बोलते हैं यानी समद्विबाहु, और अगर एक भी बराबर नहीं तो उसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल यानी विषमबाहु त्रिभुज। अगर एंगल देख करके हमें बताना है तो सबसे पहले हम उस एंगल को ढूंढेंगे, सबसे पहले हम उस एंगल को ढूंढेंगे जो सबसे बड़ा है, जो पूरे त्रिभुज में सबसे बड़ा एंगल है उसी को पकड़ेंगे। अगर वो 90 अंश है, अगर वो 90 अंश है तो उसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण, जिसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, उसमें कोण कितने का होना चाहिए भैया? 90 अंश का होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है सर जी 90 अंश से कम हो तो उसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज यानी 90 से कम, 90 से कम। और अगर 90 से ज्यादा हो गया तो उसको बोलते हैं अधिक, क्योंकि 90 से अधिक हो गया ना, इसलिए उसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज यानी 90 से अधिक। सही है। सबसे पहले हम उस एंगल यानी उस कोण को पकड़ेंगे जो सबसे बड़ा है, जो तीनों में सबसे बड़ा है, उसी को पकड़ेंगे। अगर वो 90 अंश है तो समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। अगर वो 90 से कम है तो न्यून कोण त्रिभुज यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और अगर 90 से ज्यादा है तो उसको अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। तो सर जी ना यहां पर साइड दी गई है, ना यहां पर एंगल दिया गया, तो कैसे नाम बताए? नहीं दिया है। यदि किसी त्रिभुज के कोणों का माप, ये कोणों का माप है, पहला कोण कितना है x, दूसरा कितना है 3x + 20, तीसरा कितना है 6x, ये कोणों के माप है। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा बराबर में 180, तभी तो त्रिभुज बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, इसको सॉल्व करो। देखो 3x 1x 6x कुल मिलाकर के 10x हो गया। अरे एक गधा, 3 गधा, 6 गधा, कुल मिलाकर 10 गधाए हो गए। इस 20 को उधर कर दो तो 180 - 20 यानी 10x बराबर 160, तो x बराबर 160 बटे में 10, ये तो कैंसल, यानी x का मान आ गया है 16। x का मान 16 अंश आ गया। अब सबका मान निकालो, ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा, सब में रखो ताकि आंसर निकले।
x यानी पहला वाला वो तो 16 ही है सर जी, दूसरा वाला 3x + 20, x के प्लेस पर 16 रखना है, 16 तिया 48, 16 तिया 48, 48 और 20 कितना हुआ 68। ठीक, इसका देखो 6x यानी 6 से x में गुणा करना है, x का मान 16 है तो 6 × 16 यानी 96। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। सबसे बड़ा वाला पकड़ो, सबसे बड़ा कौन है, ये वाला। अब बताओ ये क्या है, 90 है। अगर 90 होता तो समकोण त्रिभुज, 90 से कम होता तो न्यून कोण त्रिभुज, 90 से ज्यादा है तो अधिक कोण त्रिभुज। तो ये 90 से ज्यादा है तो इसका मतलब हमारा आंसर होगा अधिक कोण त्रिभुज। सही है, तो इस तरीके से करते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, कॉपी इसीलिए मंगवाए हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, लिखा हुआ है त्रिभुज ABC और DEF में एंगल C बराबर F, AC बराबर DF और BC बराबर EF है। यदि AB बराबर इतना तथा DE बराबर इतना तो x का मान। देखो इसमें रूल लगेगा सर्वांग समता का। सर्वांग समता सबसे पहले समझते हैं होता क्या है। सर्वांग सम, इसका मतलब सभी अंग समान यानी सभी अंग बराबर। किसमें, त्रिभुज में। त्रिभुज में, ठीक है भैया। त्रिभुज में कितने अंग होते हैं, तो त्रिभुज में 6 अंग होते हैं। ये 6 अंग कौन कौन होते हैं, तो इसमें से 3 कोण और 3 भुजा, ये 6 अंग हो गए। अगर आप अंगूर खरीदने जाते हैं, 1 किलो अंगूर खरीदना है तो क्या हर अंगूर को चेक करते हैं, हर अंगूर को चेक करते हैं, लाओ ये वाला देखें, हाँ इधर उधर से सब सही है, लाओ ये वाला नहीं, 2-4 अंगूर देख करके उसके बाद कहते हैं हाँ तौल दो, है ना, ऐसे ही करते हैं ना। वैसे ही 2 त्रिभुज अगर आपके पास हैं तो उनको सर्वांग सम प्रूव करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, यानी उसके सभी अंग बराबर होंगे। क्या हम 6 अंग चेक करेंगे, ये बराबर है, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर है, तब तो बहुत टाइम लगेगा। जैसे अंगूर, 1 किलो अंगूर पूरा चेक नहीं करते हैं, कुछ ही अंगूर चेक करते हैं, वैसे ही 2 त्रिभुज को सर्वांग सम कहने के लिए कुछ ही चीजों को हमें चेक करना जरूरी है। 5 कंडीशन है, पांचों में से कोई एक कंडीशन आपको लगानी पड़ती है। नोट करो भैया। पहला, अगर कोई 2 त्रिभुज ऐसे हैं जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों भुजाएं बराबर है, साइड साइड साइड, जहां एस लिखेंगे उसका मतलब साइड, ठीक है, साइड साइड साइड, अगर तीनों भुजाएं दोनों त्रिभुज की बराबर हैं तो समझ जाइएगा वो त्रिभुज सर्वांग सम है। अगर तीनों भुजा बराबर ना हो, अगर ऐसा मिल जाए साइड एंगल साइड, इसका मतलब 2 भुजा उसके बीच वाला कोण, 2 भुजा उसके बीच वाला कोण अगर बराबर है तो समझ जाइएगा वो भी क्या है, सर्वांग सम है। अगर ऐसा हो जाए एंगल साइड एंगल, तभी 2 एंगल और उसके बीच वाली भुजा, 2 एंगल और उसके बीच वाली भुजा अगर बराबर है दोनों में तो हमें पूरा चेक करने की कोई जरूरत नहीं, हम कह देंगे सर्वांग सम है, सभी अंग बराबर हैं। और 2 एंगल उसके अलावा कोई साइड, देखो ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। ये कह रहा है कि 2 एंगल उसके बीच वाली भुजा, नहीं समझ में आ रहा है, देखो ये एंगल तो ये वाली भुजा, सही है, ये कह रहा है। और ये क्या कह रहा है, 2 एंगल उसके अलावा कोई साइड, जैसे 2 एंगल ये है उसके अलावा या तो ये वाली साइड या तो ये वाली साइड, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब ये है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 2 एंगल और उसके अलावा कोई भुजा अगर बराबर है तो कह दीजिएगा दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम है। एक और है RHS, यहां पर R का मतलब है राइट एंगल यानी 90 अंश का कोण, और H का मतलब हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। अगर कोई 2 त्रिभुज ऐसा है जिसमें 90 अंश का कोण बराबर है, कर्ण की लंबाई बराबर है और एक भुजा बराबर है, तो उसको कह दीजिएगा वो सर्वांग सम है। सही है, तो ये 5 कंडीशन है, ये आपको याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि वो सर्वांग सम ही बोल रहा है, इसलिए डायरेक्ट कह दो ये इसके बराबर है, ठीक है। चलो देखो, आप देखो 2 त्रिभुज हमारे पास है, एक का नेम है ABC, ठीक, दूसरे का नेम है DEF, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, यहां C है यहां F है, ये दोनों इक्वल, बहुत अच्छी बात है। AC बराबर DF, AC बराबर DF यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। BC इज इक्वल टू EF, ठीक है, BC इज इक्वल टू EF, कहां है BC ये है, EF ये है। देख लो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, कैसे, क्योंकि ये वाली भुजा
ये वाली भुजा और उसके बीच वाला कोण सब बराबर है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा उसके बीच का कोण बराबर है, तो साइड एंगल साइड, इस क्राइटेरिया से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांग सम। सर्वांग सम कहने का मतलब ये हुआ सभी अंग बराबर, सभी अंग बराबर। अब क्या क्या बराबर? ये देखो पहले से बराबर आपने कहा था, ये भी बराबर कहा था, सही है ना? तो ये भी ऑलरेडी बराबर हो जाएगी इसके, क्योंकि सर्वांग सम है। और सुनो, ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण बाकी बचे हुए कोण के बराबर हो जाएगा, सही है? तो सभी चीज आपस में बराबर है। आपको क्या चाहिए? AB इज इक्वल टू 2x माइनस 1, कहां है 2x माइनस 1? AB इज इक्वल टू 2x माइनस 1, ठीक। DE इज इक्वल टू 5x माइनस 4, DE इज इक्वल टू 5x माइनस 4। अच्छा देखो, आराम से देखो, ये सर्वांग सम है, इसका मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है ना। AB इज इक्वल टू DE, AB इज इक्वल टू DE, सही है? जब बराबर है तो वैल्यू भी तो बराबर होगी, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5x माइनस 4, सही है? अब x को उधर कर लो, 5x माइनस 2x, इस 4 को इधर कर लो, यहां से 3, यहां से 3x, तो x इज इक्वल टू 3/3 यानी 1 आ गया है। तो हमारा उत्तर कितना आया? 1, सही है? अब हम आपको एक ट्रिक आपको बताते हैं। देखो, अगर कभी भी कुछ चीजें बराबर हो, कुछ चीजें बराबर हो और लास्ट में कहे कि इसका मान इतना है, इसका मान इतना है, तो आप आंख बंद करके जब कुछ ना समझ में आए तो कहीं लगाना है ना, तो हमेशा इन दोनों को उठा के बराबर करिए, एक्स का मान निकालिए, आंसर देखिए 100% सही होगा, ठीक है? इस तरीके से कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है किसी त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर है। चलो हम एक त्रिभुज बना लिए, ऐसे ही कुछ भी नेम रख सकते हैं, ABC। कह रहा है एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, कहीं भी लिख दें भैया 5 सेंटीमीटर, तथा दूसरी 10 सेंटीमीटर। चलो बहुत अच्छी बात है। और इसका परिमाप P सेंटीमीटर है। परिमाप जो है वो P सेंटीमीटर है, जहां P एक पूर्णांक है यानी दशमलव वाली संख्या नहीं है। P के न्यूनतम और अधिकतम संभव मान क्रमशः है, यानी P क्या हो सकता है, P क्या हो सकता है ये आपको बताना। अरे भैया बड़ी तकलीफ है। देखो आराम से देखो, पहले P तभी निकलेगा जब हम तीनों साइड का मान पता कर पाए। इसका मतलब यह हुआ कि P एक परिमाप है, परिमाप बराबर होता है तीनों साइड का योगफल। तीनों साइड का योगफल तभी निकलेगा जब इसका मान पता होगा तब ना। तो सबसे पहले AC का मान निकालो। अब देखो यहां पर रूल लगेगा AC के मान के लिए, तीसरी साइड है, ठीक है? सबसे पहले नोटबुक में नोट करो कि त्रिभुज में किसी भी दो साइड का योगफल हमेशा तीसरी से अधिक होता है। किसी भी दो साइड का योगफल, किसी भी दो साइड का योगफल, ठीक है, तीसरी से अधिक होता है। और किसी भी दो साइड का अंतर, किसी भी दो साइड का अंतर हमेशा तीसरी से कम होता है, ठीक है? योगफल तीसरी से अधिक और अंतर तीसरी से कम, ये याद होना चाहिए। चलो भैया ये तीसरी वाली साइड है, आप ही ने कहा है कि सर जी इसका मान अगर हम देखें तो इसका मान हमेशा कम रहेगा, इसका मान हमेशा कम रहेगा। अच्छा चलो पहले ऐसे आपको बताते हैं। देखो अगर हम दोनों को जोड़ेंगे 10 + 5 तो दो साइड का योगफल हमेशा बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा तीसरे वाले से। सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे भैया दो साइड का योगफल तीसरे से बड़ा होता है, तो हमने लिख दिया दोनों का योगफल AC से हमेशा बड़ा होगा। अच्छा ये भी तो बताया गया है दोनों का अंतर हमेशा कम होगा, हमेशा कम होगा तीसरी वाले से। बहुत अच्छे है। अब थोड़ा सा मिलाते हैं आराम से। देखो ये कह रहा है कि AC का मान छोटा होगा इससे, मतलब ये बड़ा होगा इससे, सही है? अच्छा और आगे बढ़ा दें, लो भैया पढ़ते हैं। देखो AC का मान 5 से बड़ा, AC का मान बड़ा है 5 से। अरे भैया इधर से पढ़ेंगे तो 5 छोटा है AC से, बात तो वही है। AC बड़ा है 5 से और AC छोटा है 15 से। AC छोटा है 15 से, AC बड़ा है 5 से, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि AC का मान
5 से बड़ा 15 से छोटा, वही चीज हमने लिखा है। देख लो, AC का मान बड़ा है 5 से, AC का मान छोटा है 15 से, तो AC का मान 5 और 15 के बीच में है। सही है, यहां तक समझ में आया। लेकिन ये P क्या है सर जी? P तो परिमाप है। परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का योगफल। अच्छा, सभी भुजाओं का योगफल हम लिखते हैं। देखो हमारे पास क्या क्या भुजा है, यहां AC है, AC है ना भैया, और क्या है? AB है, और क्या है? BC है। तो हमने ऐसा किया है सर जी, हमारे पास AC था, हमने AB प्लस BC इधर जोड़ा है। तो अगर आपने इसको दिया है तो क्या ये आपका रिश्तेदार है? नहीं ना, तो इधर भी दीजिए, इधर भी दीजिए। ठीक है, तो चलो 15 प्लस AB प्लस BC, 5 प्लस AB प्लस BC। ये AB प्लस BC हमने इधर भी दिया, इधर भी दिया, इधर भी दिया। क्यों दिया है? क्योंकि परिमाप बन जाए। परिमाप, परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योगफल। तो AC अकेले परिमाप थोड़ी ना बना सकते जब तक उसके साथ में तीनों भुजा ना है। तो ये हो गया परिमाप, ये हो गया पूरा परिमाप यानी P। अब देखो 15 प्लस AB का मान आपको पता है 10 है, BC का मान आपको पता है 5 है, 5 पहले से है। AB का मान 10 है, BC का मान 5 है। थोड़ा चेक करो, ये 20 है, और ये चेक करो कितना है भैया? 30 है। समझ में आया यहां तक? इसका मतलब ये हुआ P का मान 20 से बड़ा होगा, 20 के बराबर नहीं, 20 से बड़ा होगा, 30 से छोटा होगा। 20 से बड़ा होगा, 20 से बड़ा क्या? 21, 22, 23, 24 कुछ भी हो सकता है, और 30 से छोटा होगा, 30 से छोटा होगा यानी 29, 28 कुछ भी हो सकता है। ये क्या कह रहा है? न्यूनतम मान सबसे कम कितना होगा ये बताइए। 20 से बड़ा यानी 21, 21 से कम नहीं हो सकता है। 20 हो सकता है नहीं, 18 हो सकता है नहीं। इसका मतलब सबसे कम जो आएगा वो 21 आएगा। 21 किसमें है? ये वाला। और 30 से कम, 30 से कम होगा। नहीं समझ में आ रहा है? छोड़ो। P का मान 20 से बड़ा 30 से छोटा, 20 से बड़ा 30 से छोटा, तो P बराबर क्या क्या हो सकता है? आराम से देखो, P बराबर 21 हो सकता है, 22 हो सकता है, 23 हो सकता है, 24 हो सकता है, 25 हो सकता है, 26 हो सकता है, 27 हो सकता है, 28 हो सकता है, 29 हो सकता है, 30 नहीं हो सकता। बोला है 30 से कम, कम मतलब P का मान इतना हो सकता है। वो पूछा है न्यूनतम मान कौन सा है, तो न्यूनतम मान 21 हो सकता है। अधिकतम मान कितना हो सकता है? 29 हो सकता है। यानी न्यूनतम 21, अधिकतम 29, तो ये 21 और 29, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहां से हमने एक चीज सीखा कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी से बड़ा और उसका अंतर हमेशा तीसरी से कम होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लिखा हुआ है, माना कि आंकड़ों, ये आंकड़े दिए गए हैं, का माध्यक x है। माध्यक का मतलब मीडियन, ठीक है, माध्यक यानी मीडियन। सर जी मीडियन क्या होता है? मीडियन का मतलब बीच वाला नंबर, बीच वाला नंबर, ठीक है, यानी बीच में जो बैठा रहेगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन या तो अवरोही क्रम में आपका आंकड़ा होना चाहिए या तो आरोही क्रम में, ठीक है, या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। यदि 8 के स्थान पर 18 कर दिया जाए तो आंकड़ों का माध्यक y है। x तथा y के मानों का योग क्या है? सबसे पहले हम इसका माध्यक निकालते हैं। देखो ये आंकड़े लिखे हुए हैं लेकिन ना ये अवरोही है ना ये आरोही है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं आरोही क्रम, सबसे छोटा, सबसे पहले सबसे छोटा कौन है? 8 है, 8 है। उसके बाद कौन है भैया? उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है 9 है, फिर है 13, फिर 14। चलो लिखते हैं 8, 9, 13, 13, 14 कितनी बार है? हमें दिखाई दे रहा है 3 बार। देखते हैं अभी, 13 तो 2 बार है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 1, 2, 3, 4 बार है। ऐसे आप भी निशान लगा लिया करिए ना, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो ये 14। अब कौन बचा भैया? 9 भी हमने नोट कर दिया पहले ही। अब बचा है 15, 15 है 1, 2, 3, चलो 15 3 बार, 15, 15, 15। इसके बाद किसका नंबर आ रहा है? 16 का। 16 1 बार है, 2 बार है, 17 2 बार है, ठीक। 16, 16, 17, 17 लिखने के बाद एक बार जोड़ जरूर लिया करिए, कहीं
इसमें से जब नोट किए कम तो नहीं हुआ है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सही है। इसका मतलब माध्यक बहुत ही आसान है। माध्यक का मतलब आशा रानी, 16 में आशा रानी ने कहा था ना, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ, तो जो बचा वो आशा रानी बचा, तो आशा रानी को ही माध्यक बोलते हैं भैया, आधे इधर जाओ आधे इधर। तो वही चीज हम भी करेंगे। देखो हमारे पास कितने लोग हैं टोटल, टोटल कितने 15, 7 इधर जाओ 7 इधर जाओ, बीच में 8वां नंबर देखो 1 2 3 4 5 6 7, यही है बीच में, देख लो इधर 7 लोग इधर 7 लोग इधर, बीच में यही, इसका मतलब यही है माध्यक जिसका मान है 14। और क्वेश्चन ने कहा है कि x, तो x का मान 14 आ गया। सही है, यहां तक बीच में जो नंबर रहेगा वही हमारा आंसर है। अब कोई सोच रहा होगा सर जी अगर बीच में 2 लोग होते तो, हाँ 2 लोग ऐसे हो सकते थे, सपोज कर लो यहां 20 है तो बीच में 2 लोग पढ़ते, एक 14 एक 15, जो 2 लोग बीच में पढ़ेंगे उनको जोड़ करके आधा कर देंगे, यानी उन दोनों नंबर को जोड़ेंगे 2 से भाग दे देंगे, उत्तर हो जाएगा। सही है, जैसे 14 और 15 कितना हुआ 29, 29 का आधा 14.5, काम खत्म। सही है, चलो खैर ऐसा वो नहीं है। अब आगे बोला है यदि 8 के स्थान पर 18 कर दिया जाए, अरे भैया ये 8 हट रहा है यहां से 18 हो रहा है, देखो 8 गया, अब लिखना है 18, क्या 18 यहां पटक दें? नहीं, 18 तो यहां लिखा जाएगा ना, 18 यहां आएगा। सही है, अब माध्यक फर्क हो गया, माध्यक देखो अलग भाग गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर जाओ 7 इधर जाओ, बीच में ये नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये x है और ये इस बार माध्यक है 15 जिसको इसने बोला है y। सही है, ये चीज याद रखिए, हमेशा खिसकाने उसकाने से माध्यक बदल जाता है, क्योंकि 8 यहां बैठा था तो बीच में ये आ रहा था, उठ करके 18 बना तो इधर आके बैठ गया। सही है, तो y का मान अलग आ गया। अब बोला है x तथा y के मानों का योग, अच्छा x प्लस वाई 14 प्लस 15 कितना भैया 29, कौन सा सही है? तीसरा वाला। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ये है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। किसी थैले में 3 सफेद 2 नीली और 5 लाल गेंदें हैं, थैले में से यादृच्छिया एक गेंद निकाली जाती है, मतलब रैंडम आंख बंद करके ऐसे थैले में डाला गया निकाला गया, ठीक है, देख करके नहीं। निकाली गई गेंद लाल रंग की नहीं है, इसकी क्या प्रायिकता है? सबसे पहले प्रायिकता का फार्मूला यानी प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होती है फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, आउटकम्स का मतलब परीक्षण, ठीक है। वर्ड में मत जाइएगा, अभी समझ में आ जाएगा क्या कहा जा रहा है। देखो टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, ठीक है। देखो जैसे हमारे पास सपोज कर लो हमारे पास एक बैग है, बैग में 2 जो है वो लाल गेंद है और एक कुछ भी लिख लेते हैं काली गेंद है। किसी ने कहा कि सर जी लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बताइए, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो प्रायिकता हमें निकालना है लाल गेंद की, लाल गेंद की ऊपर हम वो चीज लिखते हैं जो हमारे फेवर में है। जैसे हमने मांगा है लाल, तो लाल निकलने के कितने चांस हैं? लाल निकलने के कितने चांस है? सर जी 2 गेंद है तो 2 चांस है, इसका मतलब लाल ऊपर। और टोटल, टोटल कितने चांस है? सर जी 2 ये भी निकल सकती है 1 ये भी निकल सकती है, इसका मतलब 3, काम खत्म। सही है, नहीं समझ में आया? सर जी काले होने की क्या प्रायिकता है? काली होने की, तो काली, काली कितनी है इसमें? आपके फेवर में कितनी गेंद है? एक कट है ना, खाली काली है ना, इसका मतलब 1 है। सर जी टोटल कितनी गेंद है? 3, हो गया। सही है, नहीं समझ में आ रहा है? चलो एक कॉइन है हमारे पास, एक तरफ लिखा है हेड एक तरफ लिखा है टेल, अरे सिक्का से टॉस कराया जाता है ना, उस पे हेड या टेल होता है। किसी ने कहा कि हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता चाहिए हेड आने की, हेड आने की प्रायिकता, तो भैया हेड कितने तरीके से आ सकता है? एक तरीके से ना, तो हमारे फेवर में एक आदमी है हेड, और टोटल क्या क्या आ सकता है? टोटल क्या क्या आ सकता है? हेड आ सकता है टेल आ सकता है, इसका मतलब 2 में से 1 हमारे फेवर में है। सही है, नहीं समझ में आया? एक और एग्जांपल लो, 3 लाल गेंद है, 4 काली है, 5 सफेद है। लाल की प्रायिकता, लाल की प्रायिकता, सर जी लाल कितनी है? 3, टोटल कितनी है?
4 3 7 5 12, 1/4 खत्म। या ऐसे ही लिख दो, बाद में भी समझ में आ ही जाएगा तो काट भी सकते हैं आप लोग। 3/12 खत्म होगी। सर जी काली की क्या प्रायिकता है? काली की तो हम आपसे पूछेंगे काली कितनी है? 4, तो 4 ऊपर रखो। टोटल कितनी है? टोटल 12। सही है। सफेद की कितनी प्रायिकता है? सफेद की सफेद कितनी है? 5। अच्छा सर जी टोटल कितनी है? 12। बस सही है। यहां तक समझ में आ गया कि प्रायिकता कैसे निकालते हैं। जो चीज आप चाह रहे हो उसका टोटल ऊपर रखो और पूरे का टोटल नीचे रख दो। सही है। लेकिन सर जी यहां तो नहीं है पूछा, नहीं है पूछा, तब आराम से देखो। अगर आप काली के निकाल चुके हैं और अगर कोई पूछे काली नहीं की प्रायिकता बताइए, मतलब काली नहीं होनी चाहिए ना, काली नहीं होनी चाहिए ना, तो जैसे हम एग्जांपल के थ्रू फिर से समझाते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, किसी ने कहा कि सर जी हमें सफेद की प्रायिकता बताइए, सफेद की प्रायिकता, सफेद की प्रायिकता। तो 5 सफेद है, टोटल 12, यानी ये सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता है। और कोई कह रहा है सफेद ना निकले, उसकी क्या प्रायिकता है? सफेद ना निकले, तो सफेद ना निकले मतलब ये आप नहीं चाह रहे हैं ना, ये नहीं चाह रहे हैं, तो मतलब ये और ये निकले ना, तो 3 और 4 कितना हुआ? 7, और टोटल कितनी? 12। ये आपका उत्तर हो गया, सफेद ना निकले। सही है। इसको एक तरीका ये ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि सफेद ना निकलने की पूछा है, सफेद ना निकलने की पूछा है। सबसे पहले आप निकाल लो सफेद निकलने की प्रायिकता। जितना है 1 से घटा दो, 1 से घटा दो, उत्तर आ जाएगा। चलो 5/12, इसको घटाएंगे, 12 × 12 -5, 12 × 12 -5, तो 7/12 खत्म। सही है। अब चलो यहां पर देखते हैं। 3 सफेद है, 3 सफेद, 2 नीली है और 5 लाल है। बोला गया है कि निकाली गई गेंद लाल रंग की नहीं, लाल रंग की नहीं। 2 तरीका है, या तो डायरेक्ट निकालो या तो 1 से माइनस करके निकालो। अगर हम डायरेक्ट निकालते हैं तो लाल रंग की नहीं मतलब ये वाली नहीं होनी चाहिए, तो ये वाली हो सकती है, ये वाली हो सकती है। 3 हमारे फेवर में है, 2 हमारे फेवर में है, यानी 5 लोग हमारे फेवर में हैं। और टोटल कितने लोग हैं? 10, तो 5 × 5 सही, सही है। दूसरा तरीका यह है कि सर जी उसने पूछा है नहीं, तो आप पहले निकाल लो लाल होने की क्या प्रायिकता है। लाल होने की प्रायिकता है 5 और टोटल कितनी है? 10, यानी 1/2 ये होने की प्रायिकता है। अरे भैया 1 से घटा दो, 1 से घटा दो, चलो घटाते हैं, तो 2 × 1 = 2 -1 यानी 1/2, तब भी भैया ठीक है।